हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा करने जा रहे हैं ना। आज हम पढ़ेंगे अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में। और अभिक्रिया की कोटि, मैंने पहले ही ये बात आपको कही है कि ये अपने आप में इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। पूरा चैप्टर आपका अभिक्रिया की कोटि पर चलेगा ना, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बाद में समझा जाए, पहले मैं आपके सामने ना कुछ सवाल रखता हूं, ठीक है? आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, जैसे हम लोगों ने ये तो हमेशा से ही देखा है, क्या देखा है कि अगर एक सामान्य सी अभिक्रिया होती है, जैसे हम बोल रहे हैं 2A प्लस ऑफ 3B से मिलके कोई प्रोडक्ट बन रहा है P, ठीक? इसका जो दर समीकरण आता था वो क्या आता था कि A की पावर में कितना आता था, हमेशा से पता है 2, और B की पावर में कितना जाता था बच्चों, 3 आ जाता था। समझ में आ रही बातें? ये आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कभी भी सामने जो भी स्टाइकियोमेट्री मतलब मोलों की संख्या रहती है वो हमेशा उसकी क्या बन जाती है, घात बन जाती है। पर ये तब होता था जब आप लोग साम्य अवस्था पे होते थे। अभी आप लोग को ये सक्रिय द्रव्यमान लेना है तो यहां पर ना सीधे सीधे पावर में नहीं लगाना, नहीं तो आप बोलोगे सर अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, तो 2 और 3 जोड़ दिए, अभिक्रिया की कोटि आ गई 5। देखो अभी चीजें टफ लग रही पर आप समझना ना कि एक एक चीज को अभी हम लोग धागा खोलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं N2 प्लस ऑफ 3H2 से मैं बना रहा हूं 2 टाइम्स NH3 अमोनिया, सारे गैस स्टेट में। मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, तो आप लोग सीधे यही करोगे कि सर इसके सामने 1 मोल है, इसके सामने 3 मोल है। हमको पता है कि जब दर समीकरण बनेगा तो ये मोल उसकी पावर में आएगा और ये 3 भी उसकी पावर में आएगा, बिल्कुल इसकी तरह। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जानी चाहिए, फिर 4 हो जानी चाहिए। कैसे 4 हो गई? क्योंकि आपने 1 + 3 किया और इससे क्या मिला आपको, 4 मिला। मैं अगर आपके सामने एक सवाल और दे दूं कि आप मुझे बताइएगा कि H2 प्लस ऑफ Cl2 ये दोनों जुड़ के अगर मान लीजिए 2HCl का निर्माण कर रहे हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसके सामने 1 मोल, इसके सामने 1 मोल, 1 + 1 मिला के क्या हो गया, 2, मतलब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुई। पर प्यारे बच्चों, आपको एक बात समझना होगा कि ना तो ये सही है और ना ही ये दोनों ही गलत हो रहे हैं। क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि अब आपको ये बात क्लियर करता हूं मैं जो शुरू में प्रारंभ किया था कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो सीधे सीधे आप लोग ना नंबर ऑफ मोल्स को, अभिकारकों के नंबर ऑफ मोल्स को अगर जोड़ दोगे ना तो वो अभिक्रिया की कोटि नहीं देता। वो क्या देता है? वो देता है उसकी अणु संख्यता। वो क्या देता है? उसकी अणु संख्यता का मान। अगर मैं पूछूंगा इसकी अणु संख्यता कितनी है तो आप बोलेंगे सर 1 + 3 कितना आ गया, 4। तो इसकी अणु संख्यता 4 बिल्कुल सही है, पर इसकी कोटि 4 बिल्कुल गलत है। अब कहानी में ट्विस्ट क्यों आ रहा है, क्यों अणु संख्यता 4 हो गया सही और कोटि 4 सही नहीं हुआ? तो ये बात को अभी तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और मैंने तो कहा है ना कि अभिक्रिया की कोटि, यही तो तमाशा इस चैप्टर का, यही तो खूबसूरती रहेगी। सबसे ज्यादा डिटेल में आपको इस टॉपिक को ध्यान देना है, ठीक है? अगर मैं यहां पूछूं इसकी अणु संख्यता कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर यहां पर ये 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन मिला के 2, इसकी अणु संख्यता 2 तो सही है पर कोटि 2 सही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग को यही फर्क करना है कि क्यों अणु संख्यता सही और कोटि सही नहीं हुई। ठीक है, सवाल में फंस तो गए हम लोग। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए कि होती क्या है अणु संख्यता और होती क्या है कोटि। तो याद रखिए, जो अणु संख्यता है इसको हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो अणु संख्यता होगी वो अभिकारकों के या ऐसा लिखना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले अभिकारकों के मोलों की संख्या का योग होगा या सांद्रणों का योग होगा, सांद्रणों का योग होता है। जैसे आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं, N2 + 3H2 किया, नाइट्रोजन कितना मोल लिया 1 मोल, हाइड्रोजन कितना मोल लिया 3 मोल, दोनों को जोड़ा कितना मोल आ गया 4 मोल। तो इसकी अणु संख्या कितनी कही गई 4, और वो बिल्कुल सही था। मतलब अभिकारक जितने लिए जाएंगे ना उनके मोलों को आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए तो आपको उसका क्या मिलता है अणु संख्या, पर कोटि नहीं मिलती। कोटि क्या होती है तो हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, अभी फिलहाल अणु संख्या को समझ लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं बोल दूं H2 प्लस ऑफ I2 से मिलकर मान लीजिए हमारा बन रहा है 2HI, और मैं पूछूं इसकी अणु संख्या कितनी आएगी, तो आप तुरंत समझ गए कि 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन आपस में मिलकर क्या बना दिया 2 मोल, तो अणु संख्या भी कितनी हो गई 2 हो गई। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 टाइम्स FeCl3 प्लस ऑफ SnCl2, ये आपस में मिलकर 2 टाइम्स FeCl2 प्लस ऑफ SnCl4 बना रहा है, और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसकी अणु संख्या कितनी आएगी, तब आप स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि अणु संख्या में तो कुछ नहीं करना है, जो अभिकारकों के मोल है ना उनको सीधे सीधे क्या करना है जोड़ देना है। तो भैया ये 2 + 1 जोड़ने से कितना आ गया 3 मोल उसकी अणु संख्या। तो अणु संख्या तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, होप तो सबको आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। पर अणु संख्या से रिलेटेड ना कुछ फैक्ट्स और जान लो बच्चों। पहला फैक्ट्स अणु संख्या से रिलेटेड क्या क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये अभिकारकों के सांद्रणों के मोलों को आपको क्या करना है सीधे सीधे जोड़ देना है, ठीक। दूसरा फैक्ट याद रखना कि जो अणु संख्या होती है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है दोस्तों, सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। सदैव कैसी होगी धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। मतलब वो कभी भी 1 2 3 4 इस फॉर्म में ही आएगा ना, हमेशा कैसी होगी एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही कंसिडर करेगी। दूसरा अणु संख्या कभी भी ऋणात्मक कॉमा दशमलव या 0 संभव नहीं है, संभव नहीं है। यह अणु संख्या का एक और पॉइंट देखिए, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर करने जा रहे हो तो अभिकारक की कुछ मात्रा तो जरूर लोगे। अगर आपने अभिकारक की कुछ भी मात्रा 1 ग्राम मात्रा भी ले ली ना तो भी उसकी अणु संख्या तक गिनी जाएगी वो 1 ग्राम। समझ में आ रही बातें? तो अणु संख्या को तो हमेशा कैसा रखना है धनात्मक ही रखना है। कभी वो ना तो ऋणात्मक हो सकता है और ना ही कभी 0 हो सकता है और ना ही कभी फ्रैक्शन में आ सकता है, दशमलव में आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो अणु संख्या है प्यारे बच्चों, यह एक सैद्धांतिक मान है। कैसी वैल्यू है? कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है, सैद्धांतिक मान है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे बीजगणितीय नियमों का उपयोग कर रहे हैं कि सर 1 और 1 जुड़ के कितना होता है 2 होता है, आपने आंसर बोल दिया 2। 2 और 1 जुड़ के कितना होता है 3 होता है, आपने आंसर बोल दिया 3। तो ये सब थ्योरेटिकल है ना, सीधे सीधे दिख रहा है। एक्सपेरिमेंट करना या प्रयोगशाला में जाके इस पे रिसर्च करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, साफ साफ दिख जा रहा है। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो कैसा होता है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। एक और मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड पॉइंट याद रख लेना कि यह ताप एवं दाब से स्वतंत्र होता है, से स्वतंत्र होता है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर और प्रेशर से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा अणु संख्या। तो ये अणु संख्या को रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे,
आप लोग अणु संख्यता के बारे में तो आप काफी डिटेल में समझ गए। अब प्यारे बच्चों, हम सीधे सीधे आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बोर्ड को पहले हटा दूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको पूरी तरह से नोट ही कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों अभिक्रिया की कोटि को। अभिक्रिया की कोटि, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम नाम देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये आएगा कहां से। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाने के लिए ना हम लोग को सबसे पहले दर समीकरण ज्ञात करना पड़ता है। और मैंने पहले की वीडियोस अगर आपने अच्छे से क्लियर किए होंगे तो मैंने ये बात हमेशा से ही क्लियर करवाई है कि जो दर समीकरण है उसमें सक्रिय द्रव्यमान लिया जाता है, सांद्रण नहीं लिया जाता है। और सक्रिय द्रव्यमान कौन सा द्रव्यमान है? किसी अभिकारक की वह सांद्रता जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, मतलब परिवर्तित होती है, और उसके परिवर्तित होने के कारण ही अभिक्रिया का दर बदलता है। उसी सांद्रता, उसी अभिकारक की सांद्रता को हम उसकी क्या कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान। तो अभिक्रिया की कोटि के लिए भी आप लोग यही बात समझिएगा, यहां सीधे सीधे जोड़ना नहीं पड़ेगा, यहां कहानी में ट्विस्ट आने वाला है ना। अभिक्रिया की कोटि में यह अभिकारक अणुओं की, अभिकारक अणुओं की वह सांद्रता है, इसकी परिभाषा बना रहे हैं ना हम लोग, वह सांद्रता है जो अभिक्रिया में भाग लेती है, भाग लेती है, जिसके कारण सांद्रता में परिवर्तन होता है। किसकी सांद्रता? अभी भी अभिकारक की सांद्रता। तो सांद्रता में परिवर्तन होता है जिससे अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, जिससे अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, दर परिवर्तित होती है। उसी सांद्रण को आप लोग क्या नाम देंगे? अभिक्रिया की कोटि। जैसे अगर मैं अब आपसे बोलूं कि मान लीजिए मेरा 2A प्लस 2B से मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है C या P, आप लोग बोलेंगे कि इसकी अगर अणु संख्यता मैं निकालने बोलूं मॉलिक्यूलरिटी, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे सर मॉलिक्यूलरिटी तो 2 + 2 आ गया, टोटल कितना आया? 4 आया। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का तो टेंशन ही नहीं है। टेंशन अगर किसी का है तो वह है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं पूछूं कि इसकी अभिक्रिया की आप कोटि बता दीजिए कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण कर रहा है, तो हम नहीं बता पाएंगे। कारण क्या है नहीं बताने का? क्योंकि याद रखिए अभिक्रिया की कोटि आप केवल तभी बता पाएंगे जब आपको दर समीकरण पता हो, जब आपको दर समीकरण पता हो। प्यारे बच्चों, अगर मान लो इस सवाल में ऐसा बोल दिया गया है कि R = K A की पावर 2 और B की पावर 1, समझ ना, ऐसा दर समीकरण दे दिया इसी अभिक्रिया के लिए, और अब आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर बताओ, इसकी कोटि बताओ, तो आप ना एक चीज समझ जाइए, आप ना फिर अभिक्रिया में ये कितना दिया है ये नहीं दिया उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि उससे मॉलिक्यूलरिटी को लेना देना है और संख्यता को लेना देना है। अभिक्रिया की कोटि हमेशा दर समीकरण जो रहेगा ना, उसकी सांद्रताओं या सक्रिय द्रव्यमानों की घातों का योग करने से ही आएगा। भले ही आपको यहाँ पे B के 2 मोल दिख रहे हैं, पर अगर दर समीकरण में 1 मोल दिया है ना, तो मैं 1 ही जोड़ूंगा और अभिक्रिया की कोटि 3 बोलूंगा। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि एक ही हो सकते हैं अभिक्रिया में दोनों मोलों ने भाग ले लिया, पर हो सकता है B का केवल 1 ही मोल भाग लिया, 1 मोल भाग नहीं लिया। और कोटि के लिए हम लोग किसका अनुसरण करते हैं? वह जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो जो अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो B का केवल अगर 1 मोल भाग लिया है 2 मोल के बजाय, तो आपको 1 मोल ही लेना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा दे देता है इसी केमिकल रिएक्शन के लिए
कि दर समीकरण आपको ऐसा बना दिया, a की पावर 1 b की पावर भी 1। अब आपसे पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, तो आप बिना सोचे समझे फिर से बोलेंगे 1 + 1 2 आएगा, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि निकाली ही जाती है दर समीकरण के आधार पर। जो दर समीकरण दे दिया वही अभिक्रिया की कोटि है। उस समय जो सांद्रता आएगी ना, यह सक्रिय द्रव्यमान, उसके घातों का योग ही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में क्या फर्क है, ये बात आप लोग समझ पाए। ठीक है, अब यहीं से आप लोग थोड़ा सा तुलना करना ना, कि बच्चों जो अणु संख्यता थी ना, वो एक कैसी वैल्यू थी, वो सीधे सीधे सैद्धांतिक मान हो रहा था ना, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू आ रहा था। बट जो अभिक्रिया की कोटि है, ये एक प्रायोगिक वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल है। हो सकता है कि किसी अलग टेम्परेचर या प्रेशर पे इसकी वैल्यू ये आई हो, तो उस समय कोटि कितनी आ गई, 3। सेम केमिकल रिएक्शन को मैं थोड़ा सा अलग टेम्परेचर पे, अलग प्रेशर पे ले लिया, तो अभिक्रिया का दर समीकरण ऐसा हो गया और कोटि कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि है, एक ही रिएक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आ रही है। इसका मतलब मैं तो पहला पॉइंट यही समझ गया कि अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। कैसा मान है, एक प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट या किस कंडीशन में आप उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, किस ताप, किस दाब, किस सांद्रण में कर रहे हो, ये उस पर निर्भर करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक प्रायोगिक मान है, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट कि जो अभिक्रिया की बच्चों कोटि आती है ना, अभिक्रिया की कोटि का मान याद रखेंगे सभी लोग, धनात्मक भी संभव है, ऋणात्मक भी संभव है, हालांकि ऋणात्मक बहुत रेयर होता है, शून्य भी संभव है, एवं दशमलव में भी संभव है। मतलब 1.5 को ही हम लोग 3/2 भी बोल सकते हैं। तो 3/2 कोटि की अभिक्रिया बिल्कुल संभव है। अणु संख्यता में संभव था क्या? नहीं था। अणु संख्यता केवल धनात्मक होते थे, पूर्णांक होते थे, पर ये लोग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, दाशमिक सब कुछ है, सब संभव है। ठीक है, ये तो अंतर है। तो देखो हम लोग साथ ही साथ में ना अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता के बीच में अंतर भी लाते जा रहे हैं। ठीक है, क्लास में हम हमेशा पूछते हैं अभिक्रिया की कोटि, तो उन लोग अपना खींचने लगते हैं चोटी। ठीक है, काहे कि भूल भुलैया है, भूल भुलैया तभी तो सीखना है भाई। ठीक है, तभी तो लड़ना है, क्योंकि पूरा चैप्टर इधर ही जाएगा। इतना खूबसूरत टॉपिक है ना, अभी बस सीखते चलो ना, साथ में बस सीखते चलो, मजा आएगा, नैया पार लगेगी। चलो आगे देख लो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और 1-2 लाइन और जोड़ दे रहा हूं मैं कि बिकॉज ये प्रायोगिक मान है, अर्थात जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, वो अभिकारकों के सांद्रणों पर निर्भर करेगी। अभिकारकों के दर समीकरण पर उपस्थित सांद्रण ना, दर समीकरण पर उपस्थित सांद्रण पर निर्भर करती है। मतलब जब तक दर समीकरण नहीं आया, अभिक्रिया की कोटि की बात नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? उपस्थित सांद्रता पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। एक लाइन और जान लीजिए कि जो अणु संख्यता था, आप सभी ने देखा कि अणु संख्यता ताप और दाब से स्वतंत्र था, पर अभिक्रिया की जो कोटि है वो दर समीकरण पर निर्भर कर रही है। और अभिक्रिया की जो दर होती है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये मैंने अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन किया है। तो अगर अभिक्रिया की दर बदलेगी तो दर समीकरण बदलेगी, और दर समीकरण बदलेगी तो कोटि भी बदलेगी ना। तो यही बात आप समझ पाए कि अभिक्रिया की जो कोटि रहेगी प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की कोटि यह ताप एवं दाब पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये निर्भर करेगी, अणु संख्यता नहीं करेगी।
अणु संख्यता सैद्धांतिक मान है तो अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूंगा तो स्वाभाविक सी बात है सेम अभिक्रिया की कोटि भी अलग अलग आने वाली है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता के बीच के संबंध को जाना और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने। अब प्यारे बच्चों, कुछ अभिक्रिया की जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं है ना, ठीक है, उनको थोड़ा सा हम लोग निकालना सीख जाते हैं। याद रखने वाली चीजें रहेंगी कि कौन कौन सी कोटि में कौन कौन सी अभिक्रियाएं विशेष रूप से ली जाती हैं। हालांकि होती तो बहुत सी अभिक्रियाएं हैं, पर हम कुछ विशेष अभिक्रियाओं को अभी यहां पर स्थान देंगे, आपको बस उनको जानना रहेगा। देखिए, अगर मैं बात करूंगा शून्य कोटि अभिक्रिया की, किसकी बात कर रहा हूं? शून्य कोटि अभिक्रिया, इसी को जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में जो पहला नंबर आता है वो आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण मतलब H2 प्लस ऑफ Cl2 से मिलकर HCl का बनना, ठीक है, अपने आप में एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आप सीधे समझिए, यहां पर जो अभिक्रिया का दर समीकरण आता है ना, वो कुछ इस तरीके से आता है। H2 की घात शून्य, Cl2 की भी घात शून्य, दोनों को जोड़ा, अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई दादा? तो वो आ गई शून्य। पर अगर मैं इसी का अणु संख्यता पूछ दिया रहता आपसे कि इसकी अणु संख्यता कितनी आएगी, तो आप सीधे सीधे समझ गए यहाँ एक 2 मोल है, मतलब अणु संख्यता कितना आ गया? 2 आ गया। आसान है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ये रहता है बच्चों, अमोनिया का वियोजन। अमोनिया का वियोजन मतलब 2 टाइम्स NH3 को जब आप तोड़ोगे तो ये N2 प्लस अब 3H2 में टूटेगा, ठीक है। सब गैस रहेंगे ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सब गैस है। अगर मैं अब यहां पर आपसे दर समीकरण ऐसा दे दूं कि NH3 की पावर में मैंने 0 डाल दिया, कहने का मतलब था कि मैंने 2 मोल अमोनिया लिया जरूर था, वो मेरी सांद्रता थी ना। सांद्रता मतलब कितना लिए हो, और सक्रिय द्रव्यमान मतलब अभिक्रिया में किसने भाग लिया। जैसे मैं बोला ना, 1 ड्रम पानी ले लो, वो आपकी सांद्रता है। और अगर आप 1 गिलास पानी से शरबत बना रहे हो, पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं, तो वो आपका सक्रिय द्रव्यमान है। तो हो सकता है इस अभिक्रिया में अमोनिया भाग ले ही नहीं रहा, तो इसलिए अमोनिया की घात में कितना आ गया? 0। तो इसकी कोटि कितनी आ गई? इस अभिक्रिया की कोटि क्या आई? तो आप सब समझ पाए, 0 आई। मगर अगर मैं इसका अणु संख्यता पूछूं, मॉलिक्यूलरिटी का मान अगर मैं आपसे पूछ बैठता, तो आप साफ साफ समझ पाते कितना आता? 2 आता। क्यों? क्योंकि अभिकारक ही कितना है? 2 है, ठीक। ऐसे ही और भी ले लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या नाम देंगे इसे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल में याद रखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटता है ना, तो ये वाटर प्लस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो वियोजन है, ये भी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। साथ ही साथ में ऑक्जेलिक एसिड का भी टूटना, H2O4, C2H2O4, ऑक्जेलिक एसिड ऐसा रहता है। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो C2H2O4। जब ये टूटेगा तो ये कैसे टूटता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है। याद रखिएगा, इस पे भी IIT में पहले से क्वेश्चन पूछ चुका है ना कि ऑक्जेलिक एसिड के अपघटन से क्या क्या बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और जल के अणु मुक्त होते हैं। और ये किस कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करेगा? तो आप सबको याद रखना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी कई पूछे जा चुके हैं, तो मैं बस लिस्ट लिखवा रहा हूं, आपको बस वो याद रख लेना है। ऐसे ही एक और याद रखिएगा, SO2Cl2, ये भी जब ब्रेक होता है तो ये SO2 प्लस ऑफ Cl2 में टूटता है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? तो ये अगेन प्रथम कोटि अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। अब इसी में एक और आ जाते हैं हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल हैं ये सब,
ठीक है, अपनी कॉपी में बस लिख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये दिक्कत जा रहा ना तो बुला देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस मैं ये बोल रहा हूं कि सारे एग्जाम्पल ना कई कई बार किसी किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बस मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल्स करा दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इनको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जब दर समीकरण बनाता ना तो ये हो जाता SO2Cl2 की पावर में कितना आता 1, तो इसकी कोटि भी कितनी आती 1। अणु संख्यता भी पूछता तो वही कितना आता 1 ही आता। हालांकि इसका अणु संख्यता पूछता तो 2 आता, पर कोटि कितनी आई? प्रथम कोटि अभिक्रिया आई। याद रखना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का वियोजन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करता है। इसके अलावा एक और अच्छे एग्जाम्पल याद रखना, सारे नोट करके लिख लेना, जितने भी रेडियोधर्मी अभिक्रियाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, नोट करके लिखिएगा इस पॉइंट को, और रेडियो एक्टिव रिएक्शंस सभी के सभी प्रथम कोटि अभिक्रिया का ही अनुसरण करती हैं। तो अगर मैं बोलूं नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम से आके न्यूट्रॉन टकरा रहे हैं और वो क्रिप्टॉन और बेरिलियम में टूट रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो रेडियो एक्टिव नाम आते ही ना प्रथम कोटि, सोचना ही नहीं है, ठीक है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में याद रखना बच्चों, H2 प्लस ऑफ I2 मिलकर बनाएगा 2HI। ध्यान से देखो कहानी में ट्विस्ट, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर HCl बनाए तो शून्य कोटि, बट H2I2 मिलके जब HI बनाए तब आप समझ लीजिए कि ये हो जाता है आपका द्वितीय कोटि। इस समय कोटि कितनी आई तो आप सबको क्लियर हो गया। ये दर समीकरण से हमको लेना है कोटि को, दर समीकरण में 1 + 1 दिखा कितना 2, और अगर मैं पूछूं इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी आई, वो भी कितनी आई 2 आ गई। ऐसे ही आप NO 2NO प्लस ऑफ O2 को मिलाकर जब आप 2NO2 बनाएंगे, ठीक है, नहीं ये नहीं, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट से रिएक्शंस है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक था और हाँ, N2 प्लस ऑफ O2 से 2NO बनाओ, तो उस दौरान जब रेट समीकरण जब बनाएंगे तो ये आ जाएगा N2 O2 दोनों की पावर में क्या 1 1। जब 1 1 लिख दिया, आपको दर समीकरण एक बार पता चला तो कोटि कितनी आ गई, जो भी घात आई है उनको जोड़ दीजिए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अणु संख्यता पूछूं तो अणु संख्यता भी इस बार कितनी दिख रही है, तो वो भी क्या दिख रही है 2 दिख रही है। तो कई बार कुछ अभिक्रियाओं में कोटि और अणु संख्यता बराबर आ सकती है सामान्यतः, और कई बार ऐसा होगा कि अणु संख्यता कोटि से ज्यादा है, ठीक है। अणु संख्यता कोटि से जनरली कम नहीं आता, ये एक तथ्य है। और एक और बात जान लीजिए कि चाहे अभिक्रिया की कोटि हो चाहे अभिक्रिया की अणु संख्यता हो, दोनों का मान 4 से ज्यादा या 3 से ज्यादा होना ना दुर्लभ माना जाता है, और 4 से ज्यादा हो तो संभव होने पे भी सवाल उठ जाता है। कारण क्या है कि तृतीय कोटि या तृतीय कोटि से ऊपर की अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इनके जो आणविक आकर्षण बल है ना वो इतने दुर्बल हो जाते हैं ना कि अणु एक दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। जब जुड़ेंगे ही नहीं तो यौगिक ही नहीं बनेगा, यौगिक ही नहीं बनेगा तो रासायनिक अभिक्रिया ही संपन्न नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि तृतीय कोटि या उसके आगे की जो अभी कोटि की अभिक्रियाएं हैं वो व्यवहारिक रूप से बहुत दुर्लभ है या तो असंभव है, ठीक है। हालांकि कुछ तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं हमारे पास हैं, हम उसको जरूर नोट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और तृतीय कोटि की कुछ अभिक्रियाओं को भी मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसे मैंने तो अभी एक तो लिखा ही था, देखिएगा। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, रेयर है ना ये जो रिएक्शन है ये रेयर रिएक्शन है, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जैसे इसे पहला तो आपका वही 2NO प्लस ऑफ O2 आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे 2NO2। इस बार जो दर समीकरण बना वो क्या बना, तो NO की पावर में चले गया 2, O2 की पावर में चले गया 1, तो भैया कोटि अगर मैं निकालने गया रहता तो हम कहते 2 + 1 कोटि कितनी आ गई 3 आ गई। और अगर मैं आपसे मॉलिक्यूलरिटी स्मॉल m, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में m लिख दिया ना, मॉलिक्यूलरिटी बोलता तो भी आप क्या बोलते सर 2 + 1 मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी आ गई
अणु संख्यता का मान भी आया 3 और कोटि का मान भी आया 3। पर कोटि के लिए आपको पहले रेट इक्वेशन जो दर समीकरण है वो पहले पता होना चाहिए। अगर दर समीकरण वर्णित नहीं है तो आप अभिक्रिया की कोटि के बारे में कोई टीपा टिप्पणी नहीं करेंगे। क्लियर? दर समीकरण दे दिया, जो दे दिया अपने को वो ले लेना है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। इसी में कहा कि बच्चों 2 टाइम्स FeCl3 SnCl2 से अटैक करके 2 टाइम्स FeCl2 प्लस ऑफ SnCl4 बना रहा है। उस समय जो अभिक्रिया का दर समीकरण आपको दिया गया है वो कुछ ऐसा दिया गया है। तो आप समझ गए कि दर समीकरण में जो सांद्रताओं की घातों का योग आता है वही मेरी क्या होती है, कोटि कहलाती है। तो आप सीधे सीधे इनको ऐड किए, अभिक्रिया की कोटि कितनी दी गई, 3। ये इसकी घात में 2, इसकी घात में 1, टोटल कितना आया, 3 आया। और अगर मैं इसका अणु संख्यता आपसे पूछ लेता वो भी कितना आता, इसके 2 मोल इसके 1 मोल, वो भी कितना आता, 3 आता। तो ये कुछ चुनिंदा अभिक्रियाएं थी जो शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि से आधारित थी। पहले ही मैं ये बात बोल चुका हूं कि तृतीय कोटि के बाद की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो यथार्थ में संभव नहीं है। तो हमको तृतीय कोटि के बाद तो जाना ही नहीं है कभी पढ़ने। ठीक है बच्चों? तो अभिक्रिया की अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि क्या है, उनमें क्या अंतर है, ये बात अब आप लोग अच्छे से समझ पाए कि अणु संख्यता एक सैद्धांतिक मान है, वहीं कोटि एक प्रायोगिक मान है। अणु संख्यता में मोलों को आप सीधा सीधा जोड़ देते हैं, बट अभिक्रिया की कोटि निकालते समय दर समीकरण पे जो सांद्रता आती है उसके घातों को जोड़ते हैं। ठीक है, अणु संख्यता ताप दाब पे निर्भर नहीं करती, अभिक्रिया की कोटि करती है। तो ये सब बहुत सारे डिफरेंस है, आप अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं और मैं अभिक्रिया की कोटि निकालने पे ही ना अलग अलग पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा उस पर आ जाता हूं कि सवाल कैसे कैसे हमसे पूछे जा सकते हैं। तो एक अभी तो देखिए, अभिक्रिया की कोटि निकालने का पहला पैटर्न तो मैंने आपको करा दिया। मैंने अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सामने दिखाई, वो अलग अलग कोटि की थी। चाहे तो आप उसको याद रख सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछी हुई अभिक्रिया ही थी। तो याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। टाइप 2 पे आते हैं बच्चों। सारा का सारा कोड हमारा किस पर आधारित है, अभिक्रिया की कोटि निकालने पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ना हर बार। टाइप 2 रहेगा के आधार पर, के इकाई के आधार पर, इकाई के आधार पर। तो मैंने आपको पहले ये बात बोली थी कि जो के का यूनिट रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया के का यूनिट -2 लीटर की पावर 2 पर सेकेंड दिया है। यहाँ के का यूनिट दिया है मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 बगल में पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और दे दिया है, इसमें दिया है मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 बगल में पर सेकेंड। एक सवाल और दिया है कि केवल पर सेकेंड दिया है। आपसे पूछ रहा है कि आप इन सब में इसकी कोटि बताइए। क्या बताइए, कोटि बताइए। तो मैंने तो आपको ट्रिक सिखा रखा है। पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको तो ये सटासट सबके आंसर मिल गए होंगे कि ये कुछ ना करना, जो लीटर का पावर है ना उसमें एक बढ़ा देना, वही उसकी कोटि है, कहानी खत्म हो गई। तो इसकी कोटि कितनी, तृतीय कोटि। इसकी कोटि कितनी, तो -1 में 1 + 1 बढ़ाया, कितना कोटि, 0। इसकी कोटि कितनी, तो 1 में 1 बढ़ाया, कितना आया, 2 आया। और यहाँ देखो, यहाँ मोल की पावर में भी 0 दिख रहा है, लीटर की पावर में भी 0 दिख रहा है, तभी तो ये दोनों नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ पर कोटि कितनी है, 0 + 1 प्रथम कोटि। तो एक तो के की इकाई से आप लोग अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा टाइप 2 था। अब हमारा टाइप 3। सारे के सारे टाइप केवल किसके लिए चल रहे हैं, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने के लिए चल रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो चलिए टाइप 3 में क्या रहेगा कि आपको ना ऐसा दर समीकरण दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा दर समीकरण दिया रहेगा, जैसे मैं कुछ सवाल बना बना के दे दे रहा हूं, 4, 5, 6। ठीक, और आपसे डिमांड किया जाएगा कि आपको अभिक्रिया की कोटि का मान बताना है। चलिए देखिएगा बस।
सभी केसों में दर समीकरण का मान दिया हुआ है और आपको अभिक्रिया की कोटि का मान ले आना है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि कुछ नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही कहा है, वो केवल दर समीकरणों का क्या होता है, जो सांद्रता या एक्टिव मास आती है ना, उनके घातों का योग होता है। चलिए, इसमें ए बी सी 3 अलग अलग अभिकारक हैं, तो कुछ नहीं करना, अभिक्रिया की कोटि लाना है, सीधी सी बात है। दर समीकरण दे दिया तो जो भी घातों का योग आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई, पहली वाली तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरी वाली, तीसरी वाली, सबको हम लोग को अभी चेक करना है ना, ठीक है बच्चों। चलो मेरे ख्याल से अब चलो तुम लोग भी बनाओ इसको, वीडियो रोक कर एक बार बना लो। अब चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं। ओके चलिए, यहां पर क्या कीजिए, यहाँ पे 2 प्लस माइनस 1 वैल्यू सॉल्व करने से कितना आया, 1 आया। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करेगा। यहां ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 2 प्लस 1/2, सॉल्व किया कितना आ गया, 5/2, ढाई आई इसकी कोटि, 5/2 आई। मतलब यही बात तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो धनात्मक भी हो सकती है, दशमलव में भी आ सकती है। इसको जोड़ो तो ये -2 + 1 सॉल्व करने से कितना आ गया, -1। मतलब अभिक्रिया की कोटि धनात्मक भी आएगी, दशमलव में भी आएगी, भिन्नात्मक भी आएगी और ऋणात्मक भी आ सकती है। अणु संकेतक केवल धनात्मक रहेगा, ठीक है। कोटि धनात्मक, भिन्नात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब चलेगा, सब चलने दो। यहां कितना आ जाएगा बच्चों, तो 3/2 + 3/2, अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 3 आ गई। इसके लिए पूछूंगा अभिक्रिया की कोटि, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। 1/2 + 2 + 1, मतलब मैं बोलूंगा -1/2 + 3, तो -1/2 + 3 करूंगा, आएगा कितना, 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर पाएंगे, जिसमें हमने 2 टाइप पढ़ा, एक टाइप 3 को भी पढ़ लिया। ये दर समीकरण पर आधारित था, ये के की इकाई पर आधारित था। अब और भी एक सवाल बनता है बच्चों, एक वैरायटी और बनती है, ठीक। तो मैं अब आ जाता हूं टाइप 4 पर। सब कुछ अभिक्रिया की कोटि के अंदर ही चल रहा ना, हर बार किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अभिक्रिया की कोटि के लिए प्रयास कर रहे हैं। टाइप 4 रहेगा स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। क्या रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब वाक्यों के आधार पर आंकिक प्रश्न। वाक्यों के आधार पर आंकिक प्रश्न कैसे आता है इसका सवाल, इसको अच्छे से समझना ना, क्योंकि आने वाले 2 से 3 टॉपिक ना इस पैटर्न से रिलेट करेगा। और मैं इसका सबसे आसान ट्रिक आपको बताने जाऊंगा, आप उसी ट्रिक को यूज करना, आपका पेन कभी नहीं रुकेगा, हमेशा सवाल सॉल्व होगा ही, ठीक है। चलो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं बच्चों, थोड़ा बोर्ड में जगह चाहिए हमें। चलिए बाय बाय, ओ बाय बाय। थोड़ा आज का लेक्चर हो सकता है लंबा बने, पर ये यकीन कीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इतना कोटि की इतने सारे टाइप क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि काम की चीज है भाई, बिना काम की चीज को मैं छूता भी नहीं ना। जो आपके लिए उपयोगी ना हो, मेरे लिए भी उपयोगी नहीं है, ठीक। चलिए, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि A का सांद्रता 2 गुनी की जाती है करने पर अभिक्रिया की दर दर 4 गुनी एवं B की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर
ऐसा आपको स्टेटमेंट बना बना के देगा। दर दुगनी हो जाती है, जाती है, आपसे पूछ देगा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। क्या करें? अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों करना कैसे है इस क्वेश्चन को, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सबको पता है कि अभिक्रिया की कोटि का मान तो केवल व केवल दर समीकरण से प्राप्त होगा। तो हम तो पहले दर समीकरण बनाने जाए भाई। तो दर समीकरण क्या होता है? के ए और ये बी। अब हमें नहीं पता तो इसलिए के की ए की पावर में एक्स और बी की पावर में क्या ले लिया हमने? वाई ले लिया। क्योंकि एक बार एक्स और वाई अगर आया तो अगले लाइन में अभिक्रिया की कोटि खड़ी है ना, तुरंत पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देना है। समझ में आई बात है? अब हमारा मुद्दा यही है, ये एक्स और इस वाई को निकालना। उसके लिए सवाल में हमेशा कुछ ना कुछ हिंट दिया है। हिंट क्या दिया है? तो आप ध्यान दीजिए, आप ए की सांद्रता पे ध्यान दीजिए बच्चों। यहां पे मैंने ले लिया ए की सांद्रता, मान लीजिए, ठीक है, और ये है अभिक्रिया की दर। कहता है कि ए की सांद्रता को 2 गुना किया गया है, मतलब आप यहां पर रखिए 2, 2 गुना मतलब 2। पर हाँ, ए की सांद्रता में क्या है? एक्स, तो आप यहां पावर में एक्स लगा दीजिए ना, ठीक। जब ए की सांद्रता को 2 गुनी की गई तो उस समय अभिक्रिया की दर मतलब आर ना, उसका मान कितना हो गया है? 4 गुना हो गया है। तो अब आप तुलना करा दीजिए, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2। आपको पता है अगर आधार समान हो तो घातें भी तुलना की जा सकती हैं। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। बन गया आधा सवाल। सिमिलरली ऐसे ही आप लोग को b के लिए भी दिया होगा। चलिए b के लिए ध्यान दीजिए। b की सांद्रता बोल रहा है, तो चलिए यहां पर तो पहले आप लोग b की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान ले लीजिए। कहता है b की सांद्रता को फिर से कितना गुना किया? 2 गुना। तो आप यहां भी 2 रखिए, बट इस बार बच्चों 2 की पावर में कितना रखिए? y। क्या रखिए? y, क्योंकि इसी y का तो मान लाना है सवाल का हिंट पढ़ते हुए। बोलता है b की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर भी कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहां से आप तुलना करा दीजिए, सीधे सीधे आप लोग पा गए 2 2 सेम है, तो y कितना हो गया? 1 के इक्वल हो गया। x आ गया, y आ गया, दर समीकरण तैयार नहीं हो गया। आपसे पूछा जाएगा दर समीकरण बनाओ, कई बार पूछेगा अभिक्रिया की कोटि बनाओ, कई बार आपसे पूछेगा दर समीकरण बनाओ, दर समीकरण लिख के आओ। तो भैया अपने को तैयार रहना है, जो भी पूछे वो बनना चाहिए। तो दर समीकरण क्या हो गई? तो r इक्वल टू के ए की पावर x की जगह पे बच्चे इस बार क्या रखूंगा? 2। यही तो दर समीकरण था क्या? बस इस बार जो मान आ गया उस मानों को उठा उठा के रखना है। और y की पावर में क्या आया? 1। और एक बार बच्चों दर समीकरण तैयार हुआ ना, तो अब पहला सवाल जो आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछा था तो वो तो आपको मिल गया। क्या अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? दर समीकरण में जो अभिकारकों की सांद्रता है या सक्रिय द्रव्यमान आती है उनकी घातों का योग। तो 2 + 1 कितना आया? 3 आया। कहानी सॉल्व हुआ। आया समझ में? तो इस सवाल में ऐसा आपको स्टेटमेंट बना के देगा और आपसे डिमांड करेगा कि आप अभिक्रिया की कोटि बनाओ। सवाल को थोड़ा और घुमा सकता है, पूछेगा अभिक्रिया की कोटि ए के सापेक्ष बताओ। तो भैया ए के सापेक्ष कोटि क्या है? 2 है। बी के सापेक्ष कोटि बताओ, तो वो क्या है? 1 है। कुल अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो ए और बी दोनों को लेना, कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये आसान सा सवाल है। होप सो स्टेटमेंट बेस्ड वाले प्रॉब्लम को कैसे डील करना है समझ में आया। यहाँ आप ए की सांद्रता, यहाँ बी की सांद्रता और आर के साथ उसका संबंध लेते चलना ना, आराम से सवाल सॉल्व होगा। एक प्यारा सा सवाल और ले लेते हैं बच्चों, ठीक है? तो चलिए हम इसको बाय बोलते हैं। एक प्यारा सा सवाल और लेते हैं। हालांकि आज के लेक्चर में हम लोग टाइप 4 तक ही रखेंगे, इसके बाद 2 टाइप और बचते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नहीं तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाने से ना बच्चे वीडियो ही नहीं देखते। ये नहीं देखते कि जितना बड़ा वीडियो उतना अच्छा कंटेंट या उतना ज्यादा कंटेंट। हमारी मेंटलिटी यही है, 30-40 मिनट से बड़ा वीडियो हुआ मतलब नहीं देखना है। अरे क्यों नहीं देखना भाई, उसको तो ज्यादा जाके देखिए करिए। चलिए अब जैसा भी है, चलिए एक सवाल हम और ले लेते हैं बच्चों, और ये दमदार सवाल लेते हैं, ठीक है? तैयार?
चलिए कलम कॉपी पकड़ के तैयार। बोल रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया में, एक रासायनिक अभिक्रिया में यदि A की सांद्रता दोगुनी की जाती है तो अभिक्रिया की दर 8 गुनी, 8 गुनी होती है। ठीक है, आगे और कहता है एवं B की सांद्रता, एकदम टफ कर दे रहे सवाल को, ठीक है, मजा आएगा, बनेगा मगर आपसे जरूर। 4 गुनी करने पर, 4 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, गुनी हो जाती है। एवं C की सांद्रता, C की सांद्रता आधी करने पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर 4 गुनी आती है, 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, सवाल क्या क्या निकालना है? पहला आप लोग को सवाल निकालना है दर समीकरण, दूसरा आपसे पूछा जाएगा अभिक्रिया की कोटि बताइए, और तीसरा सवाल यह बन सकता है कि ए बी सी तीनों के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो सीखा है हम तो उसी का अनुसरण करेंगे। हमने क्या जाना है कि भैया इस बार 3 अभिकारक ए बी और सी है, तो जो दर समीकरण होता है तो दर समीकरण क्या बनेगा? तो सीधी सी बात है, R इक्वल टू आप बोलेंगे के, ए का पावर में ले लिया x, बी का पावर y और c की पावर में हम क्या लेकर चलेंगे z। ठीक है, 3 है x y z, यहां पर x और y z अज्ञात है, एक बार वो आएंगे तो दर समीकरण भी आएगा, अभिक्रिया की कोटि भी आएगी और a b c तीनों के सापेक्ष उनकी व्यक्तिगत कोटि भी आएगी। एक लाभ तीनों काम खत्म है ना, एक दवा सारा बीमारी खत्म। तो एक्स वाई जेड लाना है, चलो करेंगे कैसे? तो आपको डाटा दिया हुआ है, चलो ए के लिए सोचना शुरू करो। तो ए की सांद्रता के साथ आर का क्या संबंध है? तो आपसे बोल रहा है ए की सांद्रता दुगनी की गई, तो प्यारे बच्चों यहां मैंने 2 लिख दिया, चूंकि ए की पावर में पहले से एक्स बैठा है इसलिए यहां भी एक्स लगा दिया। उस समय ए की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया की दर कितनी गुनी हुई थी? 8 गुनी। मतलब आर की जगह पे आप कितना रख दिए? 8 रख दिए। अभिक्रिया की दर 8 गुनी होगी ना, तो 8 लिख दिया। सबसे इजीएस्ट ट्रिक है। तो 2 की पावर एक्स, इसको आप लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अब आधार समान है तो घातें भी तो बराबर होंगी, तो एक्स का मान कितना मिल गया? 3 मिल गया, हो गया, कहानी खत्म। अब किसकी बारी आएगी? अब बारी आएगी वाई के बी की। चलिए, तो यहां पर मैंने बी की सांद्रता लिया और ये फिर से उसके साथ आर का संबंध देखा। क्या कहा था बच्चों बी के लिए कि बी की सांद्रता कितनी गुनी की जा रही है इस बार? 4 गुनी। तो आप यहां पर 4 लिखिए, और चूंकि y कितना, बी की पावर में क्या है पहले से y, तो मैंने y लगा दिया, सिंपल। उस समय अभिक्रिया की दर को कितना गुना करने बोलता है? अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी। मतलब आप यहां पर केवल 2 लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है ना? केवल 2। एक काम कीजिए, सबको 2 के उसमें लाइए, तो इसको 4 को मैं 2 की घात 2 की घात y लिख सकता था, यहाँ 2 की घात 1 चल रहा है। तो प्यारे बच्चों आप समझ पाए, ये 2 की पावर 2 y इक्वल टू क्या हो गया? 2 की पावर 1। फिर से आधार समान हो गए, तो घातें फिर से तुलना कर जाएंगी, और y का मान इस बार कितना आ गया? तो साफ साफ दिख रहा है, इस बार y का मान आया 1/2। अब कौन बच गया हमारे पास? हमारे पास अब बच गया C का R के साथ संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है C की सांद्रता क्या हो गई? आधी हो गई।
तो ले लीजिए आप आधा, C की पावर में क्या ले जाना है, Z, है ना। उस समय अभिक्रिया की दर 4 गुनी हुई ना, कितनी गुनी हुई भैया, 4 गुनी, मतलब आप यहां रख दिए कि 4, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस 2 की पावर 1/2 को मैं 2 की पावर -1 तो लिख ही सकता था कि पावर Z, और इस 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखता ना। समान घात में परिवर्तित करना ना, समान संख्या की घात में सबको बदल देना और तुलना कराना। तो ये 2 की पावर -Z इक्वल टू हो गया 2 की पावर 2, 2 सेम, -Z इक्वल टू 2, तो Z की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई, -2 आ गई। एक बार Z का मान मिला तो तुरंत आपको दर समीकरण मिल गया। क्या मिला दर समीकरण, तो सीधी सी बात है, आप समझ गए कि R इक्वल टू K, A की पावर X की जगह पे हम ये क्या रखने वाले हैं 3, B की पावर Y की जगह पे क्या रखने वाले हैं 1/2, और C की पावर Z की जगह पे क्या रखने वाले हैं -2। दूसरे हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था भैया, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों को अभिक्रिया की कोटि तो समझ में आ ही गई होगी। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो घात आए हैं ना उनको बस सीधा सीधा आप लोग जोड़ दीजिए। तो देखिए 3 और ये -2, ये हो गया 1 + 1/2, टोटल क्या आया 3/2, ये अभिक्रिया की कोटि आई। अगर ए, बी और सी के सापेक्ष व्यक्तिगत अभिक्रिया की कोटि पूछी जाती तो ए के सापेक्ष 3, बी के सापेक्ष 1/2 कोटि और सी के सापेक्ष -2 कोटि की अभिक्रिया आती। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम रहेंगे, वो आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन कुछ भी करके दे दे, मुझे लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों से ये सवाल तो अब आराम से बन जाएगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। एक छोटा सा नोट करके बच्चों, एक और टॉपिक आप लोग बस लिख लेना, ठीक, ये सब मैं अब हटा रहा हूं ना, छोटा सा टॉपिक, चलिए बाय बोले, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए सटाक से। ये अभिक्रिया की कोटि के अंतर्गत ही ना एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, छद्म कोटि अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं, छद्म कोटि अभिक्रिया। इसको हम लोग सूडो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए सूडो इफेक्ट, छद्म अभिक्रिया का मतलब ही क्या है ना, ये एक छलावा है, एक धोखा है। जैसे आप लोग सोचिएगा, आप लोग लिफ्ट से जब ऊपर जाते हैं ना तो आपको लगता है पूरी दुनिया नीचे जा रही है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि हम ऊपर जाते रहते हैं, पर लगता है पूरा बिल्डिंग, पूरा घर, सब कुछ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऐसे ट्रेन से आगे जाते हैं तो लगता है प्लेन सब पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, बट वास्तविकता तो ये रहती है कि हम आगे जा रहे हैं, वो अपनी जगह पे खड़ा है। तो इस टाइप का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, यही क्या है, सूडो इफेक्ट। तो रासायनिक अभिक्रिया में भी छद्म कोटि की अभिक्रिया का मतलब ना हमको दिखेगा कुछ और आएगा कुछ और, धोखा होगा ना, ठीक है। इसी धोखे को ही तो सूडो इफेक्ट बोलते हैं, छद्म अभिक्रिया बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल याद रख लीजिएगा, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर मैंने वाटर के साथ करा दिया एक्सेस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिटिक एसिड जैसे ही जल में जाएगा, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन में टूट जाएगा। क्लियर हुई बात है। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका अभिक्रिया का कोटि आपसे पूछूं तो आपको क्या दिखेगा कि सर एसिटिक एसिड की घात में कितना 1, और जल की घात में भी कितना लेंगे सर, आप 1 लेंगे। तो अगर मैं अब यहां से आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछूंगा तो आप बोलेंगे 1 + 1, अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 2 आ गई। पर यही तो दिक्कत है ना, यही तो छलावा है, छद्म कोटि अभिक्रिया का यही तो कोड है। क्यों ऐसा 2 नहीं आएगा, कारण यह है बच्चों, क्योंकि आपने क्लास 11th में एक बात पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी कि वाटर की यही सांद्रता हमेशा 1 आती थी, और किसी भी सॉलिड की सांद्रता भी हमेशा क्या ली जाती थी, 1 ली जाती थी। तो यहां पर अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, अब ये हो जाएगा K
CH3COOH की पावर में 1 तो रहेगा, पर जल की सांद्रता हमने ये पहले ही पढ़ा है रासायनिक साम्यावस्था के चैप्टर में कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड में केवल एक ही लिक्विड वाटर, उसका सांद्रता कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो यहाँ बगल में आएगा 1 की पावर 1, जिसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। मतलब अब आप समझ पाए कि इस बार अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई प्यारे बच्चों, तो 1 आई। होना चाहिए था 2 पर आया क्या, 1। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या नाम देते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया। समझ में आई बातें? याद भी रखना ना, वाटर यहाँ एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में है मतलब आप क्या करोगे, एक समंदर के पानी में थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिला दोगे तो क्या समंदर का पानी सिरके का स्वाद देगा, क्या नहीं देगा? मतलब समंदर का पानी अभिक्रिया में भाग ही नहीं ले रहा है, केवल कौन ले रहा है, ये ले रहा है। सक्रिय द्रव्यमान के तौर पे इसका आपने गणना किया, इसलिए केवल उसी की सांद्रता लो ना, केवल उसी की सांद्रता लो, कोटि कितनी लो, 1 लो। एक दो और एग्जांपल जान लो कि भैया अगर मैं सुक्रोज को वाटर से हाइड्रोलाइज किया तो स्वाभाविक सी बात है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा, है ना। एक को ग्लूकोज बोलोगे, दूसरे को फ्रक्टोज बोलोगे, फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है भाई। तो इस दफा अरे H22 होता है, हम भी कहाँ एकदम भांग खा के पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, गलती हो गई थी, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर मैं अभिक्रिया का दर समीकरण तैयार करूंगा ना, तो यहां तो C12H22O11 तो आएगा, और फिर से बगल में कौन हो जाएगा, वाटर, और वाटर का सांद्रण हमेशा कितना लेना है, 1 लेना है। मतलब इस बार भी अभिक्रिया की कोटि दिखती है 2, पर एक्चुअल में अभिक्रिया की कोटि फिर से कितनी आई, 1 आई। मतलब हमको जो लग रहा था वो नहीं हुआ, वो हट गया, एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो ऐसी अभिक्रिया ही क्या है, छद्म कोटि अभिक्रिया है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। एक ठोक और एग्जांपल याद रख लो बच्चे, ये सारे एग्जांपल्स ना अलग अलग एग्जामों की शोभा बढ़ा चुके हैं, हम वही एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी किसी एग्जाम में, नीट में, आईआईटीज में आ चुके हो। तो चलो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एसिटिक एसिड प्लस यहाँ का C2H5, वाटर के OH को लेके सोमरस बना लेगा ना, सोमरस धरती पे पिया जाने वाला सबसे ज्यादा बहुमूल्य पदार्थ है वो सोमरस, ठीक। अब अगर मैं पूछूं इस बार भी अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी, तो भैया दर समीकरण आप बनाओगे तो केवल एस्टर का ही बनाओगे। एक्सेस में वाटर है और वाटर का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, तो आपको दिख रहा था कि अभिक्रिया की कोटि होनी चाहिए 2, पर फिर से क्या हो गई, 1। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एकदम से जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, दिखता कुछ है, होता कुछ है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने पूरी ऊर्जा के साथ अभिक्रिया की अनुसंख्यता और कोटि के मध्य अंतर समझा, और आपको उसको अपने कॉपी में लिखना है ना, मैंने हालांकि उनको एक्सप्लेन किया है, पर उसी लाइन को आपको 4-5 अंतर के तौर पे सजा देना है, वही काम करना है बस। और अभिक्रिया की कोटि निकालने से रिलेटेड 3-4 पैटर्न के या 3-4 टाइप के सवालों को देखा, ठीक है। अगले क्लास में 1-2 और पैटर्न, और अगला क्लास बहुत जरूरी होगा क्योंकि उसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनका आप डेरिवेशन करेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप बोर्ड दिलाए तो उसका डेरिवेशन पूछेगा, नीट आईआईटी में उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो एक फॉर्मूला बनेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत जरूरी है वो हिस्सा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ो यार, खूब ख्याल रखो खुद का, अपने चारों ओर खुशियां बांटो। हैव अ वेरी ग्रेट डे, जय हिंद।